नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। मैं आपको 71 बीपीएससी पीटी के लिए पॉलिटी पढ़ा रहा हूं ऑलरेडी, और आज से मॉडर्न हिस्ट्री भी मैं शुरू कर रहा हूं। पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ है, इसलिए इन दोनों को हम एक साथ कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ जाएंगे, जैसे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से तैयार करें या हिस्ट्री कहाँ से तैयार करें, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को एड्रेस कर लेते हैं प्रीलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप स्पेक्ट्रम की एकमात्र बुक को अगर आप फॉलो करते हैं सही तरीके से, कई सारे बच्चे दृष्टि का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो कोई एक बुक स्पेक्ट्रम पढ़िए या कोई भी एक बुक जो आप फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी, उसको अगर आप ढंग से कवर करते हैं तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री खूब अच्छे तरीके से तैयार हो सकता है। किस हिस्से को सही तरीके से पढ़ें, तो 1957 के बाद का जो हिस्सा है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, गवर्नर जनरल को डिटेल में पढ़ें, गांधीवादी आंदोलन को डिटेल में पढ़ें, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को डिटेल में पढ़ें, और हिंसक क्रांतिकारी जो आंदोलन होते हैं उसको डिटेल में पढ़ें। यूरोपियों के जो आगमन है इसको आप एमसीक्यू से तैयार कर लीजिए, घटना चक्र से, उतना मोर देन इनफ होता है, उसी से आपके सवाल आएंगे। उसको पढ़ने में आपका समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करें, समय बहुत बहुमूल्य है अभी इस समय में, इसलिए वही पढ़ें जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल और वाइसराय ऑफ इंडिया जो है उन सभी को पढ़ेंगे हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यू भी हम लोग करेंगे। एक अकेला इस चैनल पर आपको इतना कंटेंट मैं दे रहा हूँ जितना सारे मिलकर भी नहीं दे पाते हैं, 5-5, 6-6 फैकल्टी रख कर भी नहीं दे पाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री को कहाँ से तैयार करें बंधुओं, तो सोर्स एक ही मात्र मैंने बताया हुआ है कि आप 11th के रामशरण शर्मा को पढ़ लीजिए, मोर देन एनफ है, उसके इतर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, वो वही पढ़ाते हैं जो पूछा गया है, जबकि बुक में वो भी होता है जो पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। रामशरण शर्मा से आप पढ़ सकते हैं, 11th के ही मेडिएवल हिस्ट्री से आप मध्यकालीन भारत को भी कवर कर सकते हैं। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर पढ़ लिया है आपने तो केवल और केवल घटना चक्र से और यूपीएससी पीवाईक्यू से उसके एमसीक्यू लगा लीजिए, आपका पूरा हिस्ट्री का सेक्शन तैयार हो जाएगा। हिस्ट्री से संबंधित गाइडेंस वीडियो अपलोड हो चुका है जिससे मैंने सारा कुछ आपको बताया है। मिनिमम 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं, जो बोनस होता है आपके लिए, एक तरह का आसान स्तर के सवाल होते, पढ़े हुए सवाल होते हैं, जिसमें आप मार्क्स अपने खूब बूस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री को हमेशा ही अच्छे से तैयार कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको आज गवर्नर जनरल, वाइसराय ऑफ इंडिया पढ़ाऊँगा, और उसके बाद से कल उसके एमसीक्यू भी आएंगे। 15 जून से टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए अगर आप जुड़ते हैं तो। कोई हाईफाई नहीं है, कोई ऑनलाइन ऐप पर नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो ऑफलाइन होता है। मेरा जो भी कंटेंट होता है वो घर बैठे बैठे आप तैयार करें, इसी से होता है, क्योंकि मैं अभी ऑफलाइन कुछ भी नहीं शुरू हुआ है। कैसे होगा ये, टेलीग्राम पर आपको टेस्ट मिलेगा 12 बजे दोपहर में, वो इसीलिए मिलेगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी 12 बजे से होता है। 2 बजे तक आपको टेस्ट लगा लेना है, 2 बजे तक आपको आंसर की और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी मिल जाता है, और वो पीडीएफ जो है टेस्ट का वो बाद में भी अवेलेबल रहता है। कई सारे जॉब वाले बच्चे भी जुड़े हैं जो रात को अपने से पीडीएफ से टेस्ट लगाएंगे और उसके बाद से एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और वीडियो भी देख लेंगे। इस तरीके से आपका टेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको जुड़ना हो तो ज़रूर ही जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ रहता है। सबसे सही तरीका होगा या तो ऑफलाइन टेस्ट लें या इसी प्रकार से टेस्ट दें पीडीएफ के माध्यम से, जिससे क्या हो आपका सही तरीके से रिवीजन हो जाए। ऐप के माध्यम से टेस्ट देना सही फैसला नहीं होता है, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम उस फॉर्मेट में नहीं होता है और कोई कारण नहीं है। ब्रिटिश भारत के सभी गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में डिटेल में हम लोग आज इसमें पढ़ने वाले हैं। उनके कार्यकाल को भी देखेंगे, ये भी देखेंगे कौन से युद्ध लड़े गए, कब से कब तक रहे भारत में, कौन सी बड़ी नीतियों को उन्होंने लागू किया, किस प्रकार से उन्होंने भारत में इम्पैक्ट छोड़ा, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल से शुरू करेंगे। बंगाल जो है वो समृद्ध प्रांत था जिस पर सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया। आपने सुना होगा कि डुप्ले की नीति के बारे में और क्लाइव की नीति के बारे में। आपने ये भी सुना होगा कि डुप्ले जो भारत की चाबी दक्षिण में ढूंढ रहा था, क्लाइव ने उससे पहले उसको बंगाल में ढूंढ लिया। यानी कि बंगाल जो उस समय का सबसे समृद्ध प्रांत था, उस पर कब्जा करना पूरे भारत पर कब्जा करने के बराबर था, क्योंकि बंगाल सबसे ज़्यादा समृद्ध और सबसे अधिक पावरफुल उस समय के प्रांतों में से एक था। दक्षिण भारत में समृद्धता थी, लेकिन उस हद की नहीं थी जिस हद की बंगाल में पाई जाती थी। इसलिए डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था वो फेल साबित हो गया, जबकि रॉबर्ट क्लाइव जो बहुत ही यंग लीडर था, बहुत ही यंग था, इतना यंग था कि आप मान करके चलिए 30 वर्ष से कम उम्र थी उसकी।
उसने बंगाल में जब शासन स्थापित की तो धीरे धीरे करके संपूर्ण भारत पर इन्होंने शासन स्थापित कर लिया, बंगाल के संसाधनों का उपयोग करते हुए। कहानियाँ केवल समझने की नहीं होती है, कहानियाँ इसलिए बताई जाती ताकि आप उसको याद रख पाएँ। रॉबर्ट क्लाइव जो है अद्भुत प्रतिभाशाली था। भले ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे शत्रु रहे हैं, हमें लूटा है, शोषण किया है, लेकिन हमेशा ही शत्रु अगर अच्छा हो तो उसको भी एडमायर करते हैं कि उसकी एक काबिलियत थी, कि लीडरशिप क्षमता थी, मॉडर्न सोच था, जिसकी बदौलत उसने भारत जैसे बड़े विशाल देश पर कब्जा स्थापित करने में सफलता पाई। और कोई बड़े पद पर नहीं था, ये कंपनी के छोटे से पद पर बहाली हुआ था इसका, और वहाँ से अपनी प्रतिभा के बल पर सर्वोच्च पद तक पहुँचा, यानी कि मेरिट के बल पर पहुँचा था ऊपर तक। इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। पहला बंगाल का गवर्नर यही था। रॉबर्ट क्लाइव 1757-1760 तक रहा, फिर दोबारा बन करके आता है 1765 में, फिर 1767 तक ये रहता है। और ये जो लेक्चर होगा ये बाइलिंगुअल होगा, जो भी कठिन शब्द होंगे इंग्लिश में भी होंगे। बंगाल में कंपनी के शासन को मजबूत किया। कौन से युद्ध के द्वारा बंद हुआ? तो पलासी के युद्ध के द्वारा। पलासी कहाँ है वर्तमान में? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल बिहार के सीमा के समीप में पूर्णिया के पास है पलासी जगह है। और ये पलासी के युद्ध में उसने बंगाल के नवाब को जब पराजित किया, उसके पश्चात से उसने बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया कि प्रशासन आप संभालो। प्रशासन बंगाल के गवर्नर को बोला कि आप संभालो, राजस्व हम एकत्रित करेंगे। द्वैध शासन दो हैं, एक 1919 ईस्वी में भी आता है, 1919 में भी आता है, और एक यहाँ पर भी आपको दिखता है। दोनों बहुत ही अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। दोनों को हम लोग उस समय के अनुसार से एक्सप्लेन आने वाले वीडियोज़ में कर लेंगे। 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की गई। दोहरी शासन प्रणाली, जिसको द्वैध शासन प्रणाली कहा जाता है, वो इसके द्वारा शुरू किया गया। कहाँ पर? तो बंगाल में शुरू किया गया, जिसमें कंपनी कर संग्रह करती थी, लेकिन प्रशासन नवाब के पास में था। इसी को द्वैध शासन प्रणाली उस समय के अनुसार से कहा गया। नीतियाँ कौन कौन सी थी? तो व्यापारिक लाभ की उस समय कंपनी का एकमात्र मोटिव था, हमें खूब सारा लाभ अर्जित करना है। बंगाल से तरह तरह के जो कमोडिटीज़ हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता था, जैसे कि चाय का एक्सपोर्ट किया जाता था बहुत बड़े स्तर पर। उसके अलावा तंबाकू का भी एक्सपोर्ट किया जाता था, कॉटन का एक्सपोर्ट किया जाता था। इस प्रकार के चीज़ों का एक्सपोर्ट खूब बड़े स्तर पर किया जाता था। बंगाल में प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने का श्रेय इसको दिया जाता है। युद्ध इसने पलासी का युद्ध लड़ा है और बक्सर का युद्ध लड़ा है। बैटल ऑफ पलासी जो है, इसको माना जाता है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने छद्म किया, इन्होंने छल किया, इन्होंने कपट किया, उसके आधार पर ये जीते हैं। सारी कहानी आपको पता है, सिराजुद्दौला की कहानी पता है, मीर जाफर की कहानी पता है। लेकिन बक्सर का जो युद्ध था, बक्सर का युद्ध वास्तविक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसे बिना किसी छल कपट के लड़ा था। और उस युद्ध में भी भारत की तीन सबसे बड़ी शक्ति उस समय के, मुगल सम्राट, अवध के नवाब और बंगाल तो था ही, बंगाल से भी थे, इन तीनों को एक साथ उसने पराजित कर दिया अपने सेना के मॉडर्न तकनीकों का आधार पर। तो बक्सर का युद्ध को वास्तविक युद्ध माना जाता है। और इन दो युद्धों के पश्चात से उसने बंगाल पर वास्तविक शासन स्थापित कर लिया। लेकिन शासन स्थापना की शुरुआत कब से होती है? तो पलासी के युद्ध के पश्चात से मानी जाती है। आप मुझे बताइए, उसमें मुगल सम्राट कौन था और बंगाल का नवाब कौन था? कुछ क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा ही, ताकि आप केवल कहानी ना सुने सत्यनारायण भगवान की, बीच में पार्टिसिपेट भी करें। अन्य गवर्नर जैसे हेनरी वॉन सिटर्ट आया है, जो 1760 से 1765 रहा, दोहरी शासन प्रणाली को लागू किया। मीर कासिम के साथ संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बक्सर का युद्ध हुआ था। जॉन कार्टियर व अन्य भी आए, प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया, लेकिन सीमित प्रभाव रहा इनका, इसलिए इनको हम गौन गवर्नर जनरल मानते हैं, इनको हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर आएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1773 के एक्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया कि वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। गवर्नर जो थे वो तीन थे देश में, बंगाल का, बम्बई था उस समय, और मद्रास का। इस प्रकार से देश का मैप बनाएंगे तो यहाँ पर बंगाल, यहाँ पर बम्बई, यहाँ पर मद्रास आएगा। लेकिन गवर्नर जनरल बनने के पश्चात से बम्बई और मद्रास का जो शासन था, बम्बई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इन दोनों प्रांत के गवर्नरों को गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसराय, भारत का गवर्नर जनरल, इन सभी में अंतर जितना स्पष्ट रहेगा उतना ही कम कन्फ्यूज होंगे आप। जैसे 1919 के एक्ट में गवर्नर भी आते हैं, गवर्नर जनरल भी आते हैं, इसलिए हमेशा ही डिफ्रेंशिएट करके चलिए, बिल्कुल अलग अलग रखना है हर चीज़ों को, ठीक है, जिससे कन्फ्यूजन कम क्रिएट हो, चीज़ों को रटना ना पड़े, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेंगे तो एग्जाम में नेगेटिव कम लगेगा आपका, ठीक है।
वॉरेन हेस्टिंग्स आया 1773 में। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। इसके पास खूब सारी शक्तियाँ दे दी गई। पहला गवर्नर जनरल जिसने कंपनी के प्रशासन को संगठित किया, ऑर्गेनाइज किया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की है। 1773 एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा लाई गई। 1774 में उसकी स्थापना इसी के द्वारा किया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया है। दोहरी शासन प्रणाली को उसने समाप्त कर दिया और बोला कि हम ही अब सारा शासन करेंगे, प्रशासन भी हम ही चलाएंगे, राजस्व भी हम ही चलाएंगे, अब हम ही माए बाप होंगे और कोई नहीं होगा। इस प्रकार से इसने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया है। इजारा प्रणाली, इसके बारे में पूछा जाता है, जैसे आप पढ़ते हैं ना कि अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली है, महालवारी प्रणाली है, रैयतवारी प्रणाली है, उसी प्रकार की एक प्रणाली इजरा प्रणाली थी। भूमि राजस्व की नीलामी शुरू की, हिंदू और मुस्लिम कानूनों का संहिताकरण किया, कोडिफिकेशन का मतलब हिंदू और मुस्लिम कानूनों को एक जगह करके उसके आधार पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट बन चुका है तो उसके लिए कानून भी चाहिए। तो कानून कहाँ से आएगा? तो उस समय इसी प्रकार के कानून थे, जैसे जेंटू लॉ कोड, कोड ऑफ जेंटू लॉ 1776 कहा जाता है इसको। कलकत्ता मदरसा और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आज तक रटते ही आए होंगे आप लोग। इसका मायने मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय सोसाइटी ऑफ बंगाल, लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या इसका मायने है भाई? अब से रटते आ रहे हैं, 1784 में स्थापित किया गया है। विलियम जोन्स को इसका बनाया जाता है करता धरता। क्या मायने है इसका? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम है इसका। एशियाटिक का मतलब होता है पूरे एशिया, जिसमें ईरान भी शामिल है, जिसमें चीन भी शामिल है, भारत भी शामिल है। एक ऐसा संस्था जो एशिया के सभी बड़े और महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, पुराने हिस्टोरिकल लिटरेचर को इंग्लिश में अनुवादित करे। क्यों करना है भाई? क्योंकि उनको पूरे एशिया में शासन करना है। तो शासन करने के लिए किसी भी देश की समझ की आवश्यकता पड़ती। क्यों आपको इतने सारे किताब पढ़ने को कहा जाता है जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं? तो इंजीनियरिंग में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की बात आती है भाई। क्यों एक आईएएस को वेदांत भी पता होना चाहिए और क्वांटम भी पता होना चाहिए? क्यों एक आप पीसीएस अफसर हैं, आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, साइंस एंड टेक भी पता होना चाहिए? क्योंकि आपको इस देश को, इस राज्य को समझना है। किसी भी राज्य को, देश को समझने के लिए उसका इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, कल्चर, हर चीज़ के बारे में जानकारी हमें चाहिए होती है। तभी आप किसी चीज़ के बारे में संपूर्ण रूप से जान पाएंगे, शासन व्यवस्था कायम कर पाएंगे। तो उनको पूरे एशिया में शासन कायम करना था, तो उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसमें गीता, महाभारत और मनुस्मृति और ईरान के ज़ैंद-अवस्ता, ईरान के बहुत सारे ग्रंथ, चीन के बहुत सारे ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। क्यों किया गया आप समझ गए होंगे। आज तक केवल रटते ही आए होंगे कि भाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक एक संस्था स्थापित की गई और पढ़ के बस आगे बढ़ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध कौन कौन से लड़े? रोहिल्ला युद्ध इसने लगा, अवध के नवाब की सहायता से रोहिल्ला खंड का विलय कर लिया इसने। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782, पुरंदर की संधि हुई जिसके पास से, और सलवाई की संधि हुई, वो भी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। महत्व क्या? हेस्टिंग्स ने प्रशासनिक और सांस्कृतिक नींव रखी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना किया इसने। जब ब्रिटेन के संसद में इस पर आरोप लगाए गए तो इसने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट है कि आपको भी ध्यान में रखना चाहिए कि बिना पाप के आज तक कौन से बड़े साम्राज्य खड़े किए गए हैं। जब तक पाप नहीं किए जाएंगे तब तक कोई बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं किया जा सकता है। केवल नैतिकता का आधार पर कभी कोई साम्राज्य खड़ा हुआ है? आज तक नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। सम्राट अशोक ने भी अहिंसा की नीति तब अपनाई जब पूरे देश पर उनका शासन स्थापित हो चुका था। लॉर्ड कॉर्नवालिस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आया है, ये क्या है? तो सिविल सेवा की शुरुआत की इसने, और सिविल सेवा का जनक भी इसको कहा जाता है। ब्रिटिश इंडिया में सिविल सेवा का जनक इसको कहा जाता है। आईपीएस प्रणाली जो है, उसके अलावा जो दरोगा होते हैं, दारोगा जिसको कहा जाता था उस समय, दारोगा हो गए। कलेक्टर जो हो गए उस समय, कलेक्टर कौन होता है? कलेक्ट करने वाला, रेवेन्यू का कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले को कलेक्टर कहा जाता है। तो कलेक्टर बनाए गए, उसके बाद से दरोगा बनाए गए,
थाने बनाए गए देश भर में। ये सारा का सारा काम किसने किया? तो कॉर्नवालिस ने किया था। कॉर्नवालिस ने किया था, इसीलिए इसको कहा जाता है सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ब्रिटिश भारत के सिविल सेवा का जनक माना जाता है। आज़ाद भारत में सिविल सेवा की स्थापना सरदार पटेल जी के कारण से हुआ है। उन्होंने ही पूरा इसका स्ट्रक्चर तैयार किया था। नीतियाँ, स्थायी बंदोबस्त 1793 बंगाल में जमींदारों को अस्थायी भूमि स्वामित्व और निश्चित करें दी गई। हिंदू और मुस्लिम दंड संहिताओं को अंग्रेजी में अनुवादित करवाया इसने। जिला न्यायाधीश का पद बनाया गया, जिला कलेक्टर का पद बनाया गया, जिला में पुलिस का पद बनाया गया, दारोगा का पद बनाया गया, सर्कल ऑफिसर का पद बनाया गया। ये सारा जो आप देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा, ये सब के सब कॉर्नवालिस के द्वारा ही बनाए गए थे। युद्ध इसने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा, टीपू सुल्तान को हराया और श्रीरंगपट्टनम की संधि भी साइन किया था इसने। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक और भूमि सुधारों के साथ ब्रिटिश शासन को मजबूत किया। सूर्यास्त प्रणाली भी कहा जाता है किसको? अब एक सवाल आपसे पूछेगा कि बंगाल में जो जमींदारी को अस्थायी भूमि स्वामित्व दिया गया, जिसको कहा था परमानेंट सेटलमेंट का व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त का व्यवस्था कहा जाता है, उसको सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। एक नाम जमींदारी व्यवस्था भी उसको नाम दिया जाता है। सूर्यास्त कानून क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जमींदार हैं, आपको बोला गया किसानों से कर इकट्ठा करके लाओ। इसमें 3 व्यक्ति शामिल होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, बीच में जमींदार और सबसे नीचे स्तर पर किसान। इसीलिए बहुत ज़्यादा शोषणकारी था, क्योंकि इसमें किसानों से जमींदार भी कर वसूलेंगे और वो अंग्रेज़ को देंगे। तो जमींदार पहले अपना बेनिफिट रखेंगे, फिर अंग्रेज़ को देंगे, यानी कि उनके ऊपर दोहरी कर की मार पड़ती थी। सूर्यास्त से पहले आज आपको कर जमा करना है और अगर आपने नहीं किया तो आपसे आपकी ज़मीन छीन ली जाती थी। इसीलिए इसको सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था को। लॉर्ड वेलेस्ली है बहुत ज़्यादा आक्रामक नीति वाला, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, और ये उस समय भारत आया जब यूरोप में और भारत पर भी किसका? तो नेपोलियन बोनापार्ट का खतरा मंडरा रहा था। लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित यूपीएससी प्रीलिम में सवाल पूछे गए हैं। फोर्ट विलियम की इसने स्थापना की थी, उसके बारे में पूछा गया है। ब्रिटिश साम्राज्य कब आया? 1798 से 1805 तक रहा है ये। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया इसने, पूरे देश में विस्तारित कर दिया ब्रिटिश साम्राज्य का। सहायक संधि लागू कर दी कि आप सेना रखो, आपकी सेना पुरानी हो गई है, आप ऐसा करो, आप हमारा सेना ले लो, हमारे सेना को अपने खर्चे पर रखो, है ना। इसी को सहायक संधि प्रणाली कहा गया है। और उसके बदले में हम आपको क्या करेंगे? रक्षा का वादा करते हैं। इसी को सहायक संधि व्यवस्था कहा गया। और भोले भाले भारतीय रियासत के राजा सब के सब फंस गए इसमें। सहायक संधि प्रणाली लागू की गई। सहायक संधि प्रणाली ब्रिटिश रियासतों को ब्रिटिश संरक्षण के अधीन लाया गया। भारतीय रियासतों को हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध को शामिल किया गया। इसी क्रम में ध्यान में रखें, सवाल पूछा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था? जैसे आज है लवासना, जिसमें भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रशासकों को ट्रेंड किया जाता है, उसी प्रकार से फोर्ट विलियम में प्रशासकों को ट्रेंड किया जाता था। 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ये यूपीएससी पीटी 2020 का सवाल पूछा गया है। व्यापार विस्तार और भूमि राजस्व प्रणाली को इसने व्यवस्थित किया और भारत को मजबूत भी किया इसने। पूरे सारे रियासतों को युद्ध के लिए तैयार किया, क्योंकि इसको डर था, इसमें डर था कि भारत पर नेपोलियन का भी अटैक हो सकता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान को हरा करके ख़त्म ही कर दिया गया और संपूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया। द्वितीय आंग्ल मराठा विस्तार भी युद्ध भी इसी समय में हुआ है। 1803 से 1805 के बीच में बासीन की संधि और सुरजी अंजन गांव की संधि इस समय में साइन किए गए थे। महत्व क्या है? वेलेस्ली ने ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया, फ्रांसीसी प्रभाव को हटाया और लगभग में निपटा ही दिया उसने। मिंटो किसके बाद पढ़ेंगे? ये मिंटो अलग हैं और 1909 वाले जो मिंटो एक्ट आता है वो अलग है। ये दोनों अलग अलग हैं। ब्रिटिश शासन को स्थिर करने पर ध्यान दिया, विदेश संबंधों को मजबूत बनाया, प्रेस की स्वतंत्रता पर कुछ नियंत्रण लगाना शुरू किया गया। भारतीय रियासतों का संधि की गई, जैसे राजपूताना सिख रियासतों के साथ में इसी समय में संधि की गई। जावा और मॉरिशस पर कब्जा किया गया इसके समय में 1810 में और 1811 में। नेपोलियन युद्ध के दौरान फ्रांसीसी उपनिवेश पर भी कब्जा किया गया। मिंटो ने ब्रिटिश प्रभाव को मध्य व उत्तरी भारत में बढ़ाया था और इसने भारत के नीचे 2 द्वीपों पर कब्जा किया, जैसे मॉरिशस द्वीप है और जावा का जो द्वीप है उस पर इसने कब्जा किया है।
लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है इसके बाद से। मराठा और पिंडारियों का दमन किया है। पिंडारी जो होते थे शिकारी गुट होते थे, शिकारी गुट होते थे जो मराठों के साथ में युद्ध पर जाते थे और बहुत ज़्यादा मदद करते थे उनकी युद्ध में। उसके बदले में युद्ध का लूटा हुआ माल जो होता था उसमें अपना हिस्सा लेते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स को उन्होंने काफ़ी परेशान किया, तो मराठा के साथ साथ पिंडारियों का भी दमन कर दिया गया, पिंडारियों को भी निपटा दिया गया। इस समय में रियासतों को सहायक संधि में शामिल किया गया, राजस्व और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया, क्योंकि 1813 के पश्चात से 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान लाया गया। ये भी ध्यान रखिएगा कि इस वायसराय काल में कौन सी बड़ी नीतियों को लाया गया है। युद्ध इसने थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा है। 1817-18 में मराठा शक्ति को संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। पिंडारी युद्ध इसने लड़ा था 1817-18 में, पिंडारी लुटेरों का दमन किया गया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है असम और मणिपुर पर कब्जा इसी ने किया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध इसी के दौरान में लड़ा गया था। किसी फैक्ट में कोई एरर हो, कहीं पर कुछ गलत हो तो निस्संदेह कमेंट कीजिएगा। मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितना हद तक हो सके, उतना ही और अच्छा लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। हेस्टिंग्स ने मराठा शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश प्रभुत्व को पुनः स्थापित किया था। मराठों को इन्होंने निपटा दिया। देखिए अंग्रेजों के 2 बड़े शत्रु निपट गए, एक मैसूर वेलेजली के समय में ख़त्म, मराठा ख़त्म होंगे, अब ख़त्म कर दिया गया उनको। अब लॉर्ड एमहर्स्ट आएगा और अभी कौन कौन बच गए, एक सिख बच गए हैं जो कुछ नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। बहुत मॉडर्न थे वो, रणजीत सिंह जी थे, बहुत मॉडर्न सेना थी उनकी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक वो कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, एक युद्ध नहीं लड़े। और जैसे ही वो गए, रणजीत सिंह जी की मृत्यु होती है, उसके पश्चात से पूरा सिख साम्राज्य कोलैप्स कर जाता है। उसी प्रकार से हैदराबाद भी है, हैदराबाद को भी ये निपटा देंगे। जितने भारत के बड़े रियासत अकेले अकेले लड़ रहे थे, इसलिए सारे निपटा दिए गए। कार्य क्या था इनका, क्षेत्रीय विस्तार, प्रशासनिक स्थिरता थी, राजस्व और प्रशासनिक सुधार पर ध्यान दिया, इंडियन कल्चर के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया इसने। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, यांडबो की संधि के तहत असम, मणिपुर और अरकान पर इसने कब्जा कर लिया था। महत्व क्या है, तो एमहर्स्ट ने पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाया। इससे पहले जो था गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय से आंग्ल बर्मा युद्ध का माहौल बनना शुरू हुआ है। होता कब है, तो 1824 ईस्वी में होता है, लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में ही होता है, लॉर्ड एमहर्स्ट के ही कार्यकाल में होता है। लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़े जाते हैं। यांडबो की संधि याद होगा आपको, यांडबो भी कहा जाता है, यांडबो भी लिख दिया जाता है, कृपया इसको ध्यान में रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब आ जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल का गया, गवर्नर जनरल बंगाल का गया, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए जाएंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बंगाल, और वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। उसके बाद से अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए जाएंगे, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा। 1833 के चार्टर एक्ट ने पूरे ब्रिटिश भारत पर नियंत्रण दिया गया इसके द्वारा, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एक पद भी बनाया गया, जो काफ़ी ज़्यादा महत्व का और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हो गया, क्योंकि उसको सारी शक्तियाँ एक ही जगह पर केंद्रित करके दी गई। सामाजिक सुधार किया इसने विलियम बेंटिक ने, और प्रशासनिक केंद्रीकरण किया है, सेंट्रलाइज किया पावर को इसने, सारा का सारा पावर एक व्यक्ति के हाथों में एक जगह से शासन चलाने की शुरुआत इसी के समय में किया गया। और सोशल रिफॉर्म तो है ही, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन और उसके साथ साथ बलि देने की जो प्रथा थी उन सभी का भी उन्मूलन इसके समय में शुरुआत तो कम से कम किया ही गया है। ठगी सती प्रथा का उन्मूलन, विधवाओं को जलाने की प्रथा पर रोक लगाया गया। ठगी का उन्मूलन, ठग जो होते थे केवल पैसे नहीं ठगते थे, ठग गर्दन काट के फेंक देते थे, तो बहुत बड़े स्तर पर थे वो, इनका भी उन्मूलन किया गया। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। मैकाले के मैन्यूट, जिसको क्या कहा था, मैकाले माइन्यूट के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, पाश्चात्य एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है। प्रथम आंग्ल अहमदी युद्ध भी इस समय में लड़ा गया, अहमदी क्षेत्रों पर कब्जा भी किया गया। बेंटिक ने सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों की नींव रखी, और इसके समय से रिफॉर्म शुरू हो जाते हैं, रिफॉर्म शुरू हो जाते हैं। ठगी के खिलाफ भी इसने क्या किया, तो अभियान चलाया, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया, सती प्रथा का उन्मूलन किया। किनके साथ मिलकर, तो राजा राम मोहन राय जी के साथ में मिलकर इसने सती प्रथा का उन्मूलन किया है। सती प्रथा में राजा राम मोहन राय जी का नाम सबसे प्रथम में लिया जाता है।
लॉर्ड ऑकलैंड, अफगान नीति, क्षेत्रीय विस्तार इसने किया, अफगान और ब्रिटिश प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में विफल रहा है, भारी नुकसान हुआ है। पूरे के पूरी ब्रिटिश रेजिमेंट गई अफगानिस्तान लड़ने के लिए। एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है जिसका मैं नाम भूल गया हूँ, जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध पर ही बनी हुई है, जिसे पूरी पूरी बटालियन जाती है युद्ध लड़ने के लिए और एक अकेला अंग्रेजी सैनिक घोड़े पर वापस आ रहा होता है। तो उसे अकेले सैनिक की पेंटिंग है, सर्च कीजिएगा ज़रा उसको, बड़ा ही फेमस पेंटिंग है। अफ़गानों ने इनको धूल चटा दिया। ये अफ़गानिस्तान गए, इनको पता नहीं था कि वो किस प्रकार के लोग हैं। जितने गए उनमें से केवल एक जिंदा वापस आया, उसको भी जिंदा इसलिए छोड़ा कि जाके बताओ कि अफ़गान कौन होते हैं। तो अफ़गानिस्तान में फर्स्ट एंग्लो वॉर में इनको बहुत भारी स्तर पर नुकसान हुआ, किरकिरी हो गई पूरी दुनिया में इनकी। उसके पश्चात इन्होंने नीतियाँ बदल ली। ऑकलैंड की अफगान नीति विफल रही, जिससे ब्रिटिश प्रतिष्ठा को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। लॉर्ड एनएलबरो अफगान युद्ध की हानि की भरपाई की, क्षेत्रीय विस्तार किया, सैन्य सुधार, प्रशासनिक स्थिरता कायम की। दास्ता उन्मूलन के लिए लॉर्ड एनएलबरो को जाना जाता है। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी कहा जाता है, कृपया इसको ध्यान में रखें। 1843 में बहुत बार मैच करने के लिए दिया जाता है कि इसका उन्मूलन किसने किया, दास्ता का उन्मूलन किसने किया है। तो एलन बरो के समय में हुआ है, 1843 है। कृपया इसको अलग से ध्यान में रखें, ये मैच करने के लिए आपको दिया जा सकता है कि ठगी का उन्मूलन किसके समय में हुआ है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ है, दास्ता का किसके समय में हुआ है, पिंडारियों का उन्मूलन किसने किया। तो कृपया करके इनको ध्यान रखें, अलग से याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में लाहौर की संधि किया गया। उसके बाद से रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो चुकी है, रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो चुकी है। 45-46 में लड़ा जाता है मुख्य रूप से युद्ध। सिंध का विलय 1843 मियानी और हैदराबाद के युद्ध के द्वारा। एलन बरो ने ब्रिटिश क्षेत्र को विस्तार को पुनर्जन्म दिया, मतलब कि फिर से ब्रिटिश क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य शुरू किया। लॉर्ड हार्डिंग आ जाता है और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, माहौल उसके समय में बना था, होता इसी के समय में है, लॉर्ड हार्डिंग के समय में होता है। सिख शक्ति का दमन और प्रशासनिक सुधार इसने किया है, सिख शक्ति का दमन किया, सिख आपस में ही लड़ मरे, हकीकत यही है। क्या बोला जाए, बहुत ही खराब शब्द है, बोलना नहीं चाह रहा मैं, लेकिन अपने ही घर में दुराचार के कारण से, नशा और भाई भतीजावाद के कारण से इतना बड़ा सिख साम्राज्य जो रणजीत सिंह जी के समय में इतना पावरफुल था कि ब्रिटिशर्स वाकई डरते थे अगर सिख हमारे खिलाफ हो गए तो पूरे भारत से हमको मिटा देंगे, क्योंकि मॉडर्न उनके पास में सैनिक, विदेशी सैनिक कमांडर, विदेशी हथियार, हर चीज़ था, लेकिन युद्ध लड़े ही नहीं। जैसे ही वो गए, आने वाले कुछ सालों में 10 साल भी सिख शासन नहीं टिक पाया, सिखों को मिटा दिया गया। शिक्षा और रेलवे की शुरुआत, समाज सुधारों को प्रोत्साहन भी दिया गया। रणजीत सिंह जी को शानदार एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है, बहुत ही मॉडर्न थे वो, अपने ज़माने के हिसाब से मॉडर्न सेना का गठन किया था, लेकिन अच्छे उत्तराधिकारी नहीं हो पाए उसके बाद से, इसलिए पूरा सिख साम्राज्य कोलैप्स कर जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, पंजाब पर नियंत्रण बढ़ाया गया। हार्डिंग ने पंजाब में ब्रिटिश प्रभाव स्थापित कर दिया। 1845-46 में आंग्ल सिख युद्ध होता है और उसके बाद से अब 2 से 3 सालों में सिखों को मिटा दिया जाएगा। अब आ रहा है लॉर्ड डलहौजी, 1848 में आएगा और पंजाब को ये ख़त्म ही कर देगा, सिख साम्राज्य ख़त्म। कार्य, आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना इसने शुरू किया। प्रशासनिक केंद्रीकरण किया इसने, सेंट्रलाइजेशन को जो लॉर्ड कैनिंग के समय में शुरू हुआ था उसको, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में शुरू हुआ था, उसको और भी ज़्यादा मजबूत कर देगा। ये कैसे मजबूत करेगा? रेल के द्वारा, डाक के द्वारा, तार के द्वारा, जिससे जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा, जितना अच्छा संचार होगा, जितना ज़्यादा परिवहन अच्छा होगा, उतना ही मजबूत शासन व्यवस्था हम पूरे देश पर कायम कर पाएंगे। इसी के उद्देश्य से इसने मॉडर्नाइजेशन को लागू किया, कोई हमारे भलाई के लिए लागू नहीं किया। ब्रिटिश साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था, उस पर बिना आधुनिक संचार के, बिना आधुनिक परिवहन के कब्जा करके रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए इसने डाक, तार, रेल जैसे मॉडर्न व्यवस्थाओं को शुरू किया है। आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास, प्रशासनिक केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया, हड़प नीति को लागू की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया गया, सतारा, झांसी, नागपुर पर विलय कर दिया गया। सतारा, जाओ, संभल कर, इस प्रकार से बनाते हैं, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उसके बाद से इसी प्रकार से नाम आता है, सतारा, झांसी, नागपुर, इन सभी का विलय कर दिया गया। विलय कर दिया गया। हड़प नीति में क्या था कि अगर आपके पास में कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो आप गोद नहीं ले सकते हैं।
ठीक है, आपको अपना साम्राज्य विलय करना पड़ जाएगा। इसी प्रकार की नीतियाँ बना करके उसने पूरे देश के शासन व्यवस्था पर लगभग में कब्जाने की कोशिश की है। वुड डिस्पैच की नीति, वुड डिस्पैच मॉडर्न एजुकेशन को लेकर भारत में लाया गया है, जिसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो विलियम बेंटिक के समय में जो माइन्यूट आया था उसके पश्चात से मानी जाती है। शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित किया इसने, रेलवे, डाक, तार प्रणाली की शुरुआत की, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, विडोज रीमैरिज एक्ट 1956 इसी के समय पारित किया गया है। कृपया करके इसको ध्यान रखें, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, पंजाब का विलय इसी के समय में हुआ है। ये सवाल यूपीपीएससी 2020 ईस्वी में पूछा गया है कि पंजाब का विलय किस वायसराय के कार्यकाल, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी इसी के समय में लड़ा गया, बर्मा के हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया। सेकेंड एंग्लो बर्मीज युद्ध जो है, वॉर जो है, इसी समय में 1852 ईस्वी में लड़े गए हैं। डलहौजी की नीतियों ने आधिकरण को बढ़ावा दिया, लेकिन हड़प नीति ने 1857 के क्रांति को भी जन्म दिया है। अब डलहौजी के बाद से आता है कैनिंग। कैनिंग जैसे ही भारत में आता है उसके कुछ समय के पश्चात से भारत में विद्रोह शुरू हो जाता है, जिसको 1857 का स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। सारे के सारे संग्राम विद्रोह भी हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वायसराय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे, वायसराय को हम पढ़ेंगे। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया जाता है, पहला वायसराय। क्रांति के तुरंत बाद इसको वायसराय बनाया जाता है। ये भारत में आया ही था उसी समय में पूरे भारत में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम छिड़ जाता है। पहला वायसराय क्रांति के बाद शांति स्थापना के लिए इसको जाना जाता है। इसने देसी रियासतों के साथ मिलकर के शांति स्थापित करने का प्रयास किया। दरअसल में देसी रियासतों ने इसका मदद किया कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य मजबूत बना रह सके, जिससे उनका भी अपना खाना पूर्ति चल सके। हड़प नीति समाप्त कर दिया गया, रियासतों को राहत दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को पारित किया गया। इसी के समय में भारतीयों को विधायी भागीदारी दी गई, पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू किया गया। ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ पॉलिटी लेक्चर 1 में। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक 1857 के समय में जब देश विद्रोह चल रहा था, उसी समय देश में कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जा रहे थे। विद्रोह के पश्चात नहीं हुआ है, 1857 में ही स्थापित किए गए हैं विश्वविद्यालय भी। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में विश्वविद्यालय भी उसी समय में स्थापित किए गए हैं। 1857 की क्रांति जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है वो इसी के समय में हुआ है। कैनिंग ने क्रांति के बाद स्थिरता स्थापित करने में सफलता वाकई पाई और क्रांति को भी बहुत अच्छी तरीके से सफलता के साथ में इसने कुचल दिया, दबा दिया। हमारी भी अपनी कमजोरी थी, लेकिन एक चीज़ उससे हो गया, देश को ये पता चल गया कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे शोषण को, और उसके पश्चात से भारत में राष्ट्रवाद का जन्म होना शुरू हो जाता है। भारत में राष्ट्रवाद के जन्म की शुरुआत 1857 के क्रांति से ही मानी जाती है। प्रशासनिक स्थिरता किसने बोला था 1857 को सबसे पहली बार कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने इसको कहा था। उन्होंने किताब लिखी 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, ये किताब लिखा उन्होंने, और इसमें उन्होंने बताया कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ना तो ये ईसाइयों के खिलाफ हिंदू मुस्लिमों का युद्ध था, ना तो केवल एक सिपाही विद्रोह था, बल्कि ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें भारतीय सभी पक्षों ने बराबरी से भागीदारी की थी। ये किसने सबसे पहली बार दिया? तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने दिया था। कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा, महत्व तो छोटा कार्यकाल रहा, लेकिन सीमित प्रभाव भी रहा इसका। लॉर्ड जॉन लॉरेंस इसके बाद से आता, 1864 से 1869 तक रहता है। इसके समय में कोई खास काम नहीं होता है। भूटान का युद्ध होता है, भूटान के साथ संधि होती है, बस यही एक इस समय में रहे। लॉर्ड मेयो है, मेयो के समय में पहली बार लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना करवाए गए थे, लेकिन वो रेगुलर कब से होंगे? तो लॉर्ड रिपन के समय से वो रेगुलर हो जाएंगे। उससे पहले कोई रेगुलर नहीं हो पाया था जनगणना। मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना की। कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, बल्कि मेयो की हत्या हो गई 1872 ईस्वी में। भारत में पहला वायसराय था जिसकी यहीं पर हत्या हो गई। लॉर्ड मेयो था, एक अफगान ने इसको अंडमान निकोबार में सीने में बड़ा सा खंजर उतार दिया था, इसलिए इसकी हत्या हो गई। कर्नवालिस जो है वो पहला वायसराय है जिसको भारत में दफनाया गया है। गाजीपुर के समीप में यूपी में उसको दफनाया गया है, जबकि लॉर्ड मेयो पहला था जिसकी भारत में
हत्या हो गई थी, इसको मार दिया था। अंडमान में था, ये जहाज़ पर था, तो एक अफगानी ने इसके पूरे सीने में खंजर उतार दिया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक है, प्रशासनिक और वित्तीय सुधार इसने स्थापित किए, कर प्रणाली में सुधार किया, कोई बड़ा युद्ध नहीं, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब आएगा लॉर्ड लिटन, बहुत ही बड़े स्तर प्रतिक्रियावादी माना जाता है, बहुत ही गलत माइंडसेट वाला इंसान, व्हाइट सुपरमेसी मानने वाला इंसान था ये। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस की स्वतंत्रता पर नियंत्रण किया। वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा, तो भारतीय भाषा में छपने वाले जो प्रेस थे, आप कभी समझ नहीं पाते प्रेस की स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है। आज की जैसे सोशल मीडिया और यूट्यूब है, कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री आए जो बोले आज के बाद सोशल मीडिया यूट्यूब पर एक शब्द किसी ने गलत बोला तो बंद कर देंगे, या ये बोले कि आज के बाद कोई यूट्यूब पर, कहीं फेसबुक इंस्टाग्राम पर कोई हिंदी मराठी तमिल देसी भाषा किसी में कोई नहीं बोलेगा। ये इम्पैक्ट था उस समय के प्रेस का, क्योंकि उस समय लोगों के पास में फ़ोन तो नहीं हुआ करते थे। उस समय लिखित में जो आता था उसको लोग सत्य मानते थे और बहुत ही पवित्रता के साथ लोग लिखते भी थे। इसलिए प्रेस जो है, हर किसी के पास एक न एक पत्रिका देखेंगे आप। भारत का कोई भी बड़ा नेता कोई न कोई पत्र पत्रिका किसी न किसी न्यूज़पेपर से जुड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से वो अपने विचारों को रख पाता था। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि पंडित नेहरू ने भी कोई पत्रिका निकाली, मदन मोहन मालवीय ने भी निकाली, डॉक्टर अम्बेडकर जी की भी कोई किताब है, गांधी जी ने भी पत्रिका निकाली। क्यों भाई? वो सबका उस समय के हिसाब से ट्विटर हैंडल था जिस पर सब अपने अपने विचार रखते थे। अब समझ गए होंगे आप कि क्या महत्व है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित कर दिया गया। बोला गया कि भाई बंद करो, देसी भाषा के जितने प्रेस हैं वो सब अब नियंत्रण में चलेंगे, सेंसरशिप में चलेंगे। रॉयल टाइटल्स एक्ट, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी की उपाधि दी गई। लॉर्ड लिटन के समय में लॉर्ड होगा अपने घर का। आर्म्स एक्ट, हथियारों पर नियंत्रण, हथियार रखना उस समय के हिसाब से एक अधिकार माना जाता था, लेकिन उसको भी इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अकाल आयोग की स्थापना की गई। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, रूसी प्रभाव को कम करने का प्रयास इसने किया। लिटन की नीतियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया, क्योंकि भारतीयों को हीन मानता था। जिसमें भारत में अकाल फैला हुआ था उस समय इसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। दिल्ली दरबार बोले तो ब्रिटेन से बड़े बड़े लोग आते थे, खाना पीना खाते थे, दरबार लगाते थे, उसी को दिल्ली दरबार कहा जाता है। उसने आयोजित किया जब भारत की जनता भूख से मर रही थी। लॉर्ड रिपन पर आ जाइए। इसको गुड रिपन भी कहा जाता है, भला मानुस कहा जाता है। ठीक थे, अपने अंग्रेज़ों के लिए ठीक होंगे, हमारे लिए कुछ अच्छी नीतियाँ लागू जरूर की इसने। देख लेते हैं कौन है ये भाई साहब। स्थानीय स्वशासन को लागू किया। जो लोकल गवर्नेंस आप देखते हैं उसकी शुरुआत भारत में यहीं से मानी जाती है। जो नगर पालिका वगैरह है वो यहीं से शुरुआत माना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसको लिटन ने चलाया था उसको रिपन ने रद्द कर दिया, उसको निरसन कर दिया, रद्द कर दिया, उसको हटा दिया गया है। स्थानीय स्वशासन की संकल्पना, रिजोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नगर पालिकाओं का अधिकार इसी के समय में दिया गया है। इल्बर्ट बिल, भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोप के मामले में अधिकार सुनने का अधिकार दिया गया, लेकिन उसका इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि ये इस बेचारे को पद से त्यागपत्र देकर जाना पड़ गया। इल्बर्ट बिल का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। क्यों माना जाता है? भारतीय लोग अंग्रेज़ों को अपना भला मानुस समझते थे कि बहुत अच्छे लोग हैं, वाइट लोग हैं, हम पर बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं। उनको ये समझने में दिक्कत आ रही थी कि ये आपका शोषण कर रहे हैं। इल्बर्ट बिल ने इस चीज़ को तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? जब ये पता चला कि भारत के लोग अंग्रेज़ों के ऊपर में फैसला सुना सकते हैं, भारत के न्यायाधीश, भारतीय मूल के न्यायाधीश, इसका बहुत बड़े स्तर पर विरोध हुआ। देश से लेकर लंदन तक में सभी जगहों पर विरोध हुआ। तब जाके भारतीयों को ये एहसास हुआ कि ये हमें अपने बराबरी का नहीं मानते हैं। हमारे जज ब्रिटिशर्स कैदी तक पर फैसला नहीं सुना सकते हैं, यानी कि उनका जो कैदी है वो भी हमारे जज से ज़्यादा महत्व का रखता है। इसके द्वारा एक भ्रम टूटा कि ब्रिटिशर्स सही लोग होते हैं, इसका भी भ्रम टूटा है। एल्बर्ट विवाद के बाद लॉर्ड रिपन ने इसको लागू करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं लागू कर पाया, हट गया, इस्तीफा दे दिया इसने। लॉर्ड डफरिन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान शासन इसी का था, डफरिन का था। प्रशासनिक और सैन्य सुधार किया। बर्मा का विलय किया गया 1886 ईस्वी में बर्मा का भारत में विलय कर दिया गया। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ऊपरी बर्मा पर कब्जा किया गया। डफरिन ने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण का सामना भी किया। इसने जो उदारवादी कांग्रेस है उसका भी इसने सामना किया है। इसके बाद से लॉर्ड लैंसडाउन आते हैं।
इसके समय में कुछ भी खास नहीं हुआ। 1892 का एक एक्ट पारित होता है, बस वही है। छोटे छोटे अभियान हुए, लेकिन लैंसडाउन ने प्रशासनिक सुधार करने का प्रयास किया, इग्नोर करके चल सकते हैं। लॉर्ड एल्गिन आता है 1894 से 1899 तक। इसके समय भी कुछ खास काम नहीं हुए। चित्राला का अभियान हुआ, उत्तर पश्चिम सीमा पर नियंत्रण जरूर किया गया, लेकिन उसके अलावा कोई बड़े अभियान नहीं हुए, इग्नोर करके चल सकते हैं। लॉर्ड कर्जन आया है, प्रतिक्रियावादी शासक किसको माना जाता है, और बहुत ही पढ़ा लिखा था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। जितने वाइसराय भारत में, उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कर्जन ही था। प्रशासनिक दक्षता और साम्राज्यवादी नीतियाँ रही हैं इसके। बंगाल विभाजन किया, हिंदू मुस्लिम जो विभाजन है उसको इसने बढ़ाने का प्रयास किया बंगाल विभाजन के द्वारा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की इसने। स्मारक संरक्षण, मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन का कार्यक्रम शुरू करवाया। पुलिस सुधार लागू किए। शिक्षा आयोग भी इसके समय में स्थापित किए गए। तिब्बत अभियान, तिब्बत के प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया गया। कर्जन की नीतियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को उकसाया, और बंगाल विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत करने में बंगाल विभाजन को बहुत ज़्यादा योगदान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लॉर्ड मिंटो आया है, राष्ट्रीय आंदोलन का सामना, मिंटो एक्ट पारित होता है। भारत के विभाजन में इसका बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि 1919 के एक्ट के द्वारा इसने प्रशासन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको भारत के विभाजनकारी की संज्ञा देते हैं। लॉर्ड हार्डिंग आया, 1910 से 1916 तक रहा है। दिल्ली को राजधानी इसी के समय बनाया गया। बंगाल विभाजन को रद्द इसी के समय में किया गया है। ये दो बड़े इसकी उपलब्धि मानी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी इसने बहुत बड़े स्तर पर कार्य किया है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक रहा है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो एक्ट है वो लागू किया गया, और भारत में 1919 एक्ट को लागू करने के लिए भी इसी को श्रेय दिया जाता है। रॉलेट एक्ट भी इसी के समय में लाया गया था, और रॉलेट एक्ट भी इसी के समय में लाया गया था। चेम्सफोर्ड को इस सभी चीज़ों का योगदान दिया जाता है। उसके बाद से लॉर्ड रीडिंग आते हैं। ये जो मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ, इसका क्या महत्व है भाई, इस प्रकार से तो नहीं होगा। अगर आप सुनते रह जाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा चीज़ों को, कोशिश कीजिएगा कि जितना ज़्यादा आप कंसंट्रेट कर पाएँ, क्योंकि पढ़ाना तो इसी प्रकार से होगा। बहुत सारा कुछ मुझे पढ़ाना है, वीडियोज़ लंबे लंबे होंगे। मैं जब पढ़ाते हुए नहीं थक रहा हूँ तो आप सुनते हुए क्यों थक रहे हैं। पढ़िए इसको अच्छे से, खूब मन लगा करके पढ़िएगा। इसको सीक्वेंस में लगाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे 1801 से 1899 तक के सारे गवर्नर जनरल को एक सीक्वेंस में लगा लिया। 1773 से 1800 ईस्वी तक के सारे गवर्नर जनरल को एक सीक्वेंस में लगा लिया। 1901 से लेकर के 1947 तक के सबको एक सीक्वेंस में लगा लिया। किसके समय में कौन सी घटनाएं घटित हुई, कौन एक्ट पारित हुआ, तो कौन उस समय गवर्नर जनरल या वाइसराय था। इस प्रकार की चीज़ों को आप करेंगे। गांधी जी का कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, उसमें कौन गवर्नर जनरल था। इस प्रकार से छोटे छोटे चीज़ों को खुद से भी करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद से लॉर्ड इरविन आता है। 1926-1931 का समय है इसका। गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का सामना किया इसने। इरविन गांधी पैक्ट 1931 होता है। समन्वय आंदोलन भी इसी समय में भारत में हो रहे थे। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को शामिल करने के लिए इसने गांधी जी के साथ में गांधी इरविन पैक्ट 1931 किया था। उसके बाद से कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रही थी, लिया था उसने सेकंड में। लॉर्ड वेलिंगटन आए हैं, 1931-1926 तक रहे हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी से पारित किया गया, कोई बड़ा युद्ध भी नहीं होता है। लॉर्ड नेथ्रू आएगा, 1936 से 1943 तक रहेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में इसी समय शुरू होता है, इसी समय में शुरू होता है। क्रिप्स मिशन इसी समय भारत आता है। भारत छोड़ो आंदोलन इसी समय में होता है, और अगस्त प्रस्ताव भी इसी के समय में 1940 ईस्वी में भारत में कांग्रेस के समक्ष रखे जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि हम आपके यहाँ पर थोड़ी सी शासन प्रणाली में शामिल कर सकते हैं, हम आपको डोमिनियन स्टेट की उपाधि दे सकते हैं, आप कृपया करके शासन करें, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया जाता। अगस्त प्रस्ताव वगैरह पढ़ा चुका हूँ मैं। लॉर्ड वेबल है, 1943 से 47 तक रहता है। शिमला सम्मेलन ये जहाँ पर हुआ था, ये शिमला में हुआ था। ये शिमला गलत लिखा हुआ है, शिमला में हुआ था। वहीं पर अभी मैं घूम के आया हूँ 2 दिन पहले। तो जो शिमला कॉन्फ्रेंस है वो, उसमें भारत शिमला जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। तो शिमला कॉन्फ्रेंस वगैरह इसी ने आयोजित करवाए थे। लॉर्ड वेबल के समय में ही शिमला में आयोजित किए गए थे। कैबिनेट मिशन संवैधानिक योजना इसी के समय में तैयार किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत इसी के समय में होता है। और इसके बाद से लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, जो भारत के विभाजन की रूपरेखा तय करते हैं, और भारत की स्वतंत्रता उसी के समय में सुनिश्चित की जाती है। रेडक्लिफ आयोग वगैरह
लॉर्ड माउंटबेटन के समय में ही बनाया जाता है। 1947 तक रहते हैं। फिर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भारतीय कौन बनते हैं? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, वो भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं स्वतंत्र भारत के। 1948 से 1950 तक रहते हैं। क्यों है ये गवर्नर जनरल? क्योंकि भारत में 1950 के बाद 26 जनवरी के बाद संविधान लागू होता है। जब तक वो लागू नहीं हुआ था तब तक वही शासन प्रणाली चल रही थी जो पहले से चली आ रही थी। इसीलिए राजगोपालाचारी जी 1948 से 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं, जो भारतीय भी हैं। सारे गवर्नर जनरल मैंने आपको पढ़ाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़े हुए जब MCQ हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 70 करीब MCQ इस पर आधारित हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और 70 MCQ में जितने फैक्ट पढ़े हैं उन सभी का रिवीजन मैं करवाऊंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और बोलिए क्या चाहिए आपको? पढ़ना आपका काम है, कंटेंट देना मेरा काम है। करंट अफेयर करवा रहा हूँ, MCQ करवा रहा हूँ, न्यूज़पेपर डिस्कशन तो हो ही गया, पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ उसके MCQ, मॉडर्न हिस्ट्री उसके MCQ, BPSC PYQ की बुक मैंने बोला है आ जाएगा कुछ दिनों में, वो भी मैं आपको करवाऊँगा। कंटेंट मैं आपको दूंगा, आप कितना पढ़ते हैं ये आपके ऊपर में है। ठीक है, एक ही क्लासरूम होता है, एक ही टेलीग्राम ग्रुप भी होता है, कई सारे, उसी में से 10 बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, 90 बच्चे बाहर हो जाते हैं। इसमें उस क्लासरूम, उस शिक्षक, उस यूट्यूबर पर पढ़ाने वाला, उससे बड़ा योगदान उस छात्र का होता है जिसका सिलेक्शन होता है। मैं आपको राह दिखाऊंगा, कंटेंट दूंगा, पढ़ा दूंगा, उसको कितने अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, खुद से मेहनत कीजिए, किसी सर को क्रेडिट मत दीजिए, आप खुद से मेहनत कीजिए। सिलेक्शन आपके मेहनतों के फलस्वरूप ही होता है। मैं कुछ भी करके रह जाऊं, मैं आपको सेलेक्ट नहीं करवा सकता। ठीक है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। सेल्फ स्टडी, सेल्फ अप्रोच अपनाना पड़ेगा आपको। थैंक यू सो मच।